हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। सबका स्वागत है। और पार्ट 2 दो पार्ट्स है थर्मोडायनेमिक्स के, केमिस्ट्री के, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो आज हम थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट देखेंगे, ओके। जिसमें जो भी बचा है अभी वो एंट्रोपी है, फिर गिब्स फ्री एनर्जी है, ओके। तो वो कंसेप्ट है वो कवर करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन कैसे देखा जाता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पीवी टाइप ऑफ वर्क होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इस वाले फॉर्मूले से हमने देखा था, करेक्ट। सो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन पे जब हम आते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कितना है रिएक्शन का वो हम कंसिडर करते हैं। तो जहाँ पे n है, स्मॉल n, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने क्या लिए है, जी का मतलब क्या है, गैशियस रिएक्टेंट्स है, सिर्फ उनका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में वही रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन करने के लिए। आई बात समझ में। तो नेगेटिव है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पिछले पार्ट्स में कि वो क्या है, किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए होता है, ठीक है। अगर गलती से आपसे मिस हुए होंगे तो प्लीज़ जाके वो चेक करिए एक बार, ताकि आज का जो भी हम करेंगे तो उसके लिए आपका बेस ऑलरेडी बिल्डअप हुआ हो। देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या मीनिंग है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है वो तुरंत गैसियस स्टेट में ये होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, कैम्फर। हम घर में पूजा करते हैं, कैम्फर जलाते हैं, करेक्ट। कैम्फर क्या होता है, वो डब्बी से निकालते हो ना, तो उसका वो ऐसे छोटा सा जो गोला होता है, तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट में, उसको आप जलाते हो और तुरंत वो क्या होता है, सब्लिमेट हो जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। तो वो प्रोसेस होती है, वो होती है सब्लिमेशन। तो वो अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी कि डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है किसकी, सब्लिमेशन की। कैसे निकालेंगे कि फ्यूजन में कितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व है, उसमें वो लेंगे हम और उसमें ऐड करेंगे वेपराइजेशन जब हो रहा है तो उसमें कितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व है। जैसे सॉलिड से जब वो कन्वर्जन गैशियस स्टेट में हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेंगे, वेपर्स मिलेंगे, करेक्ट। तो वेपर फॉर्म करने के लिए कितनी एंथैल्पी लग रही है। और फ्यूजन मतलब क्या हुआ कि जो पहले सॉलिड है उसको बनाने के लिए वो फ्यूज्ड है ना, एक साथ है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप जला रहे हो उसको तो वो जो सब्सटेंस है वो फ्यूज होने की कोशिश कर रहा है। फ्यूज मतलब क्या हो रहा है कि वो लिक्विड स्टेट स्किप करके तुरंत गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो है फ्यूजन, दूसरा क्या है, वेपराइजेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आपको पता है, सोल्यूट लगता है और सॉल्वेंट लगता है। कोई भी सोल्यूट ले लो, उसको सॉल्वेंट में डाल लो, अगर वो प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाता है, कंप्लीट डिजॉल्व होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि वो प्रॉपर सॉल्यूशन बन गया। फॉर एग्जांपल आपका नींबू शरबत बहुत अच्छे से एक सॉल्यूशन है जिसमें आप शक्कर डालते हो, फिर नमक डालते हो, करेक्ट। फिर ये अगर मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। क्या दो चीज़ें? सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीट डिजॉल्व होना चाहिए, करेक्ट। तो वो जो सॉल्यूट है उसका क्या होगा, मान लो अगर वो सॉलिड है तो उसको क्या होगा, क्रिस्टल होगा ना। जैसे शक्कर के क्या होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के, तो वो क्रिस्टल की लैटिस एंथैल्पी हमें वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो मतलब वो लैटिस बनाते वक्त, वो क्रिस्टल बनाते वक्त कितनी एंथैल्पी उसमें इन्वॉल्व है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो हुई क्रिस्टल लैटिस की एंथैल्पी। फिर क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है कि अगर वहाँ पे सॉल्वेंट वाटर इन्वॉल्व है, ओके। क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, सॉल्वेंट को वाटर क्या कर रहा है, वो लैटिस जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लैटिस ब्रेक हो जाएगा, जो भी आपका सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा सॉल्वेंट के मदद से, करेक्ट। तो बेसिकली जब सॉल्यूशन बनता है तो दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो लैटिस की, क्रिस्टल लैटिस की एंथैल्पी हमें पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ हाइड्रेशन के लिए कितनी एंथैल्पी लग रही है वो हमें पता होना चाहिए। फिर एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें पता है केमिकल रिएक्शन हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे जिनके ऊपर हमने कुछ तो प्रक्रिया की, राइट। एक तो उनको हीट किया या किसी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में उसको मिक्स कर दिया, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, केमिस्ट्री हुई, फिर जो भी बनता है प्रोडक्ट वो क्या हुआ, अगर वो बना और वो रिएक्टेंट से कुछ अलग एंटिटी बनती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई उसमें, राइट। अगर मुझे वो रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व है वो निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन मतलब क्या, एडिशन करनी पड़ेगी। क्यों एडिशन बोल रहे हैं हम, देखो एडिशन किसकी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स की। अब हमेशा एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऐसा तो नेसेसरी नहीं है,
मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, उसमें से कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ बहुत यूजफुल होते हैं, कुछ यूजलेस होते हैं, करेक्ट। तो वो सब प्रोडक्ट का खुद का एक एंथैल्पी होगा। तो जो भी प्रोडक्ट की साइड है, मान लो यहाँ पे P1 है, P2 है, करेक्ट, पता नहीं कितने बनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। तो उन सब की एंथैल्पी की हम एडिशन करेंगे, वो होगी ये टर्म, करेक्ट। और उसमें से रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स हमने कंसिडर किए हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी एंथैल्पी लेंगे और उनको ऐड करेंगे। और इनकी एडिशन, रिएक्टेंट की एडिशन और प्रोडक्ट की एडिशन, प्रोडक्ट की एडिशन में रिएक्टेंट की एडिशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही ये फॉर्मूला बता रहा है। तो ये नीचे लिखा है कि वेयर समेशन H प्रोडक्ट मतलब क्या है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, एंड समेशन H रिएक्टेंट मतलब क्या, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम देखते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब जैसे कि रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट्स पहले खुद बने होते हैं ना, वो जो कभी भी रिएक्शन जनरली लैब में लगाई जाती है तो कुछ ऐसे हम निकालते हैं, वो बर्नी से निकालते हैं, बॉटल में होता है बहुत सारे केमिकल्स, उसमें से निकाल के हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं। बट वो जो बॉटल में है वो खुद एक तैयार हुए सब्सटेंसेस है, करेक्ट। तो वो तैयार करने के लिए वहाँ पे भी क्या इन्वॉल्व है ऑलरेडी, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। हम उसको स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर पे हमें उसका कुछ ना कुछ तो स्टेट पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर NaOH, टाइट्रेशन तो सबने किया होगा, राइट। तो NaOH के पैलेट्स होते हैं, तो जो बॉक्स में आते हैं उसका फिर सॉल्यूशन बनाया होता है आपके लैब में, करेक्ट। तो या फिर HCl सबको पता है कि वो क्या होता है, प्रॉपर ऐसे कॉन्सनट्रेटेड होगा तो उससे ऐसे ये निकलता है ना, स्टीम निकलता है, मतलब वो वेपर्स निकलते हैं उसके HCl के। फिर जनरली वो लिक्विड स्टेट में होता है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो। तो ये क्या हुआ, उनका स्टैंडर्ड स्टेट हुआ, करेक्ट। रूम टेम्परेचर में वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है वो हुआ। तो उसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो मुझे निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये जो टर्म है वो क्या है, स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड हम लिखेंगे उसके ऊपर हमने क्या किया है, किससे डिनोट किया है, 0 से। अब वो 0 क्या दिखाता है मुझे, स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। फिर वो कैसे करेंगे हम, इक्वल टू समेशन डेल्टा F किसके लिए है, फॉर्मेशन, H ऊपर क्या है, स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसकी, फॉर्मेशन की हमने कंसिडर की है, और पहले हम लेंगे प्रोडक्ट की, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए, जो हम ऐड करेंगे तो वो है ये फैक्टर होगा। उसमें से क्या करेंगे, रिएक्टेंट के बारे में भी सेम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको माइनस करेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू से, ठीक है। वैसे ही हम बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है वो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली केमिकल रिएक्शंस के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट अपनी आइडेंटिटी खो देता है और नया प्रोडक्ट तैयार होता है तो वहाँ पे सबसे पहली बात क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, करेक्ट। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है उसके हिसाब से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी तय होती है, राइट। सो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। तो मतलब रिएक्शन लगाते वक्त अगर मुझे उसकी आइडेंटिटी को ब्रेक करना है, किसकी आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, रिएक्टेंट की आइडेंटिटी के बारे में, राइट। अगर मुझे ये करनी है, आइडेंटिटी ब्रेक करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई नीड टू सप्लाई टू कैरी आउट द रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम बॉन्ड एंथैल्पी कंसिडर करेंगे और उसके साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे कैलकुलेट, बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से। तो ये हुई हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो क्या करेंगे, समेशन डेल्टा H0 किसका, रिएक्टेंट का लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जनरली अब तक क्या करते आए हम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते आए, बट यहाँ पे हम रिएक्टेंट पहले लेंगे और उसमें से प्रोडक्ट की जो है वो माइनस करेंगे। एक एक टर्म समझ लो। अब ये जो हमने कंसिडर किया है रिएक्टेंट का समेशन, वो क्या है, सम ऑफ स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। अब ये पहले रिएक्टेंट का क्यों लिया और बाद में प्रोडक्ट का क्यों लिया, क्योंकि जब रिएक्शन हम लगाने वाले हैं अगर मुझे कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ऐसे ही लिया और उसका कन्वर्जन रिएक्शन मिल गई, ऐसे तो नहीं हो सकता, करेक्ट। कुछ ना कुछ तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इफ़ आई वांट रिएक्शन टू हैपन। तो वो जो भी एनर्जी होगी वो जितनी प्रोवाइड करेंगे हम, वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। अगर वो ज़्यादा होगी तो ही जाके रिएक्टेंट ब्रेक होगा, और रिएक्टेंट ब्रेक होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा, प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी मुझे रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी के समेशन से कम होनी चाहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि प्रोडक्ट बना, इसका मतलब वो स्टेबल भी तो होना चाहिए, करेक्ट। तो उसको आप आइसोलेट कर सकते हो और बोल सकते हो कि भाई ये रिएक्टेंट था, अब ये जो मुझे नया मिला है वो प्रोडक्ट है,
राइट। तो वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होना चाहिए, दिए हुए टेम्परेचर पे वो स्टेबल होना चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, रिएक्टेंट की पहले ली है और प्रोडक्ट की बाद में, ठीक है। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम CET 2017 का। तो वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन, किसका कंबशन हो रहा है, इथेन का कंबशन हो रहा है। कितना लिया है हमने, 9 × 10⁻² kg इतना इथेन लिया है, टेम्परेचर मेंटेन किया है 300 केल्विन, और उसका वर्क डन जो है वो कितना है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंबशन की रिएक्शन हमें बताई नहीं है, दी नहीं है, तो हमें वो लिखनी पड़ेगी, राइट। कंबशन जब भी होता है तो वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कंबशन इम्पॉसिबल है, करेक्ट। तो वो बनने के बाद कंबशन के प्रोडक्ट जनरली क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि जो भी हमने कंसिडर किया है इथेन वो क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है, करेक्ट। तो ये भी गैस बन गया, ये भी गैस बन गया, और ये क्या बन गया, लिक्विड। अब हमें क्या करना है, मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए मुझे यहाँ पे भी कितने चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। हाइड्रोजन कितने, 6 है, यहाँ पे मुझे कितने देने पड़ेंगे, 3 देने पड़ेंगे, करेक्ट। अब बैलेंस देखो ऑक्सीजन के बारे में, ये कितने हुए, 4 ऑक्सीजन इधर हुए, यहाँ पे कितने हुए, 3 हुए, ठीक है। 4 और 3 कितने, टोटल 7। तो जितने 7 इधर है उतने ही 7 इधर होने चाहिए, बट बैलेंस वैसे नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, 7/2 का फैक्टर लूँगी, करेक्ट। 7/2 क्या लिए मैंने, O2 लिए, O2 7/2 है, मतलब O कितने हैं, 7 है, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा N, बट यहाँ पे लेंगे सिर्फ G क्यों, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, ओके। और वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन जब हम कंसिडर करते हैं तो जनरली हम सिर्फ गैशियस कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर डेल्टा है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट के साइड के सब गैशियस के लेने पड़ेंगे, जो कितना है यहाँ पे 2 है, राइट, और उनको माइनस करना पड़ेगा ये जो गैसेस है उनसे। तो मतलब कितना हुआ ये, 1 + 7/2, राइट। सो 2 माइनस कितना हुआ, 9/2, तो ये कितना हुआ, 4 - 9/2। तो व्हाट इज आंसर, -5/2। हालांकि सब्ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव आई है, पर हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होते, तो हम नेगेटिव जो है साइन है उसको हटा देंगे, कंसिडर करेंगे उनको 5/2, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, अगर नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा Ng जो है वो -5/2, अगर ऐसा भी हम कंसिडर करें तो बेसिकली वो डिफरेंस है, इट इज़ नॉट जस्ट नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑन इट्स ओन नेगेटिव नहीं हो सकते, बट वो क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना, आई बात समझ में। तो इसका एज सच नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कोई ये नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है नेगेटिव साइन का, बट डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस के हिसाब से उसको सिग्निफिकेंस, हम उसका सिग्निफिकेंस कंसिडर कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वर्क कैसे निकालते हैं हम, -ΔNg/RT, राइट, माइनस साइन वैसे का वैसा रहेगा, फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, -5/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर R दी है वैल्यू आपको 8.314 जूल है उसका, करेक्ट, और जो टेम्परेचर हम लेने वाले हैं वो भी क्या होना चाहिए, केल्विन में ही होना चाहिए, सो 300 बोलेंगे, करेक्ट। सो डिवीजन कर लो, राइट, 15 5 क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 15 5 75, 750 इधर आ गया, और 8.314, ठीक है। फिर सिंपल आप सब ये करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 6235.5। यूनिट जो है वो क्या आएगा, जूल आएगा, क्यों जूल, क्योंकि आर जो हमने कंसिडर किया है वो उसका यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। अब बाकी की जो चीज़ें हैं आप सोचेंगे, अरे फिर वो 9 × 10⁻² kg दिया था, उसका क्या संबंध, फिर एटॉमिक मासेस दिए हैं, उसका क्या संबंध, उसको यूज़ करके आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, किसके, इथेन के, ठीक है। बट उससे क्या होगा कि उसका कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, सिंपल ये इतना ही कंसिडर किया, डेल्टा Ng इज इम्पॉर्टेंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं इसके, वो तो आपको उधर से पता चलने ही वाला है, ठीक है। और वैसे भी वो जो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 1 से कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 कंसिडर करके हमने वो रिएक्शन लिखी है। तो सबसे पहले ये जो बाकी चीज़ें होती है वो शायद कंफ्यूज कर सकती है आपको, इसलिए आपको याद क्या रखना है कि अनलेस यू राइट रिएक्शन यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड, क्योंकि वो डेल्टा Ng है, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में।
तो इसीलिए ये क्या मिला मुझे, जूल में आंसर मिला। किलो जूल में अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स है डेसिमल उस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए 6.235 क्या आएगा, किलो जूल। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, ए। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ पहले तो, ताकि हम आगे जा सकें। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 16 ग्राम O2 इनटू फ्री एटम्स इज x किलो जूल। क्या बोला है हमें, 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है गैसियस स्टेट में, उसके हमें फ्री एटम्स करने। फ्री एटम्स का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करो और ऑक्सीजन एटम्स में उनको कन्वर्ट करो। उसके लिए एनर्जी लग रही है x किलो जूल। ठीक है, तो वैल्यू पूछिए आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मतलब क्या, मोलार मास अगर मुझे निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो वो कितना होगा, 32 होता है ग्राम पर मोल, राइट। फिर नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, जितना भी मास ऑक्सीजन का दिया है कोई भी सब्सटेंस का, उसका क्या करेंगे, मोलार मास को उसको डिवाइड करेंगे। कितना दिया है हमें, यहाँ पे 16 ग्राम दिया है, करेक्ट, और इसका भी यूनिट क्या है, ग्राम, तो इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। कितना मिला मुझे, हाफ। अब जो भी एनर्जी दी है यहाँ पे, कितनी एनर्जी दी है, x किलो जूल, तो ये हाफ मोल जब हम कंसिडर करेंगे तो उसके लिए हमें लग रहा है x किलो जूल एनर्जी, राइट। किसकी एनर्जी है ये, डिसोसिएशन की। तो अगर मैं ए 1 मोल कंसिडर करूंगी तो 1 मोल के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, तो क्या करेंगे हम, कंसिडर करो इसको y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इंटू ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 1/2 करेंगे हम, करेक्ट। सो वैल्यू विल बी 2x, समझे। तो मतलब क्या हुआ, हाफ मोल के लिए x लगी, तो कंप्लीट 1 मोल अगर मैंने कंसिडर किया तो उसके लिए कितनी लगेगी, 2x। है क्या आंसर, 2x किलो जूल है, तो इसलिए वो क्या हो गया, आंसर इस प्रकार से आ गया। बहुत इजी तरीका है, लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे जाते हैं, उसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं। तो इसका हमें A मिला था, इसका C मिला था, ठीक है। फिर हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, सॉलिड कार्बन दिया है, H2 गैस दिया है और C2H6 इथेन दिया है, उसका गैसियस कंपोनेंट। इन तीनों का आपको हीट ऑफ कंबशन दिया है, तो -x1 किसका है, कार्बन, सॉलिड कार्बन का, -x2 हाइड्रोजन गैस का, फिर -x3 इथेन गैस का। ओके, तो ये दी हुई इंफॉर्मेशन है। पूछा क्या है, हेंस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस इज, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी वो आपको पूछा गया। तो इससे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि रिएक्शन अगर लिखोगे नहीं तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, किसकी, C2H6 फॉर्मेशन की। व्हाट आई वांट, प्रोडक्ट एज C2H6, करेक्ट। तो सबसे पहले लिख लो C2H6 गैसियस है, क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। कहाँ आएगा, प्रोडक्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे। किससे बनेगा वो, कार्बन से बनेगा, H2 से बनेगा, राइट। कार्बन सॉलिड ले लो प्लस H2 गैस फॉर्म ले लो, राइट। अब देखो वो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस करना है हमें। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इधर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इतने यहाँ पे टोटल 3 है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, 3 × 2 6। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ यू कैन प्रोसीड अहेड। तो अब हमें क्या दिया है कि कंबशन तीनों का दिया है, करेक्ट। सो हम कैसे निकालते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे निकालना है। तो बेसिकली रिएक्शन किस चीज की है, रिएक्शन खुद फॉर्मेशन रिएक्शन है, राइट। तो अगर मैं उसको बोलूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो चलेगा ना, करेक्ट। रिएक्शन की एंथैल्पी हम बोल सकते हैं, किस प्रकार की रिएक्शन है हमारी, हीट कैसे निकालनी है हमें, फॉर्मेशन की निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, समेशन प्रोडक्ट का लेंगे और क्या करेंगे, एंथैल्पी के, रिएक्टेंट के एंथैल्पीज को माइनस करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है, सिर्फ इतना, इसका कितना दिया था मुझे, -x3, लिख लो -x3, और कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट, करेक्ट। माइनस, अब हम ब्रैकेट डालते हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास 2 है। तो फिर कार्बन सॉलिड का कितना है, -x1, करेक्ट, बीच में प्लस आएगा, और -x2। करो इसको सॉल्व, -x3, ठीक है, -x1 -x2, करेक्ट। फिर -x3 माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, +x1 ये भी प्लस हो जाएगा, राइट। देखो आंसर है क्या, क्या चाहिए, सिर्फ x3 माइनस चाहिए, बाकी दोनों हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दैट बट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स।
मतलब ये जो भी आपको x1 x2 x3 दिए हैं नेगेटिव वैल्यूज, वो एक एक मोल के लिए है। रिएक्शन हमने बैलेंस की, पर्पस क्या है उसका, वही है कि अगर वो 1 मोल है तो यू विल कीप इट एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल C2H6 के सिर्फ 1 मोल है, कुछ नहीं यहाँ पे, इसलिए x3 का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। बट कार्बन कितना है, 2 है, इसलिए x1 का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा और H2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इनको कंसिडर नहीं किया तो रिएक्शन इज लाइक रॉन्ग। करेक्ट रिएक्शन करने के लिए ही हमने क्या किया है, उनको बैलेंस किया है, राइट? सो व्हाट इज द सूटेबल आंसर? x3 मेरा माइनस होना चाहिए, 2 कोएफिशिएंट होना चाहिए x1 का और 3 होना चाहिए x2 का। सूटेबल आंसर इज डी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो डी। ठीक है, तो ये से छोटी छोटी चीजें होती है बच्चों, आपको वो ध्यान रखनी है। ओके, इसका डी, इसका सी और इसका क्या आया था, ए, करेक्ट। तो आगे जाते हैं, ये है CT 2021 का, क्वाइट रिसेंट है। तो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। क्या करना है हमें, डेल्टा H एंड डेल्टा U में कितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। किसके लिए, 300 डिग्री पे कितना है। रिएक्शन आपको दी है, जब रिएक्शन दी होती तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है वो आप थोड़ा पहले ही अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उनको टाइम जो है वो भी बहुत कम लगने वाला है। तो यहाँ पे आपका काम क्या है कि आपको T की वैल्यू जो है वो दी है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, अप्रोच क्या होगा। डेल्टा H की डेफिनेशन आपको पता है क्या है, वो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है, राइट? अब वो P डेल्टा V को ही आप क्या कर सकते हो, डेल्टा N RT ऐसे लिख सकते हो। हमें क्या पूछा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछा है, डेल्टा N RT, करेक्ट? ये डिफरेंस कितना होगा वो पूछा है। करना क्या है आपको, यहाँ पे डेल्टा N पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये डेल्टा N कैसे करेंगे, हमें पता, प्रोडक्ट माइनस हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट करेंगे। बट कौन से वाले लेंगे, सिर्फ यहाँ पे गैशियस वाले, राइट? तो लेट मी स्पेसिफाई हियर डेल्टा N G। तो प्रोडक्ट में कौन है, गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द गैस, कितने हैं उसके मोल, 2 है, राइट? डिफरेंस लेंगे किसके साथ, रिएक्टेंट के गैशियस मॉलिक्यूल्स। कार्बन ग्राफाइट है, ग्राफाइट स्टेट में, मतलब वो सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे सिर्फ CO2 जो है वो गैशियस स्टेट में, इसलिए क्या आएगा, वो 1 आएगा, करेक्ट? मल्टीप्लाई बाय R तो वहाँ पे दिया नहीं है, तो R आप क्या ले सकते हो, 8.314। टेम्परेचर जो है वो क्या लोगे, 300, राइट? इसका डिफरेंस आ गया 1 इंटू 8.314 इंटू 300। सो आपका काम क्या है कि 3 से 8.314 को मल्टीप्लाई करना। वो मल्टीप्लीकेशन आता है 24942 और डेसिमल कितने इस पे रखोगे, 3 को गिन के रखोगे। तो ये जो इसका आंसर होगा ये किस में होगा, जूल में होगा, क्योंकि 8.314 ये वैल्यू हमने कहाँ पे यूज़ की है, जूल में यूज़ की है। ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ होती है ना बच्चों, वो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होती है जहाँ पे वो वैल्यू स्पेसिफाइड होती है। बट जस्ट कीप इन माइंड कि अगर वो R की वैल्यू आपको फिजिक्स के सेक्शन में दी है और दोनों सेक्शन आप एक ही साथ अटेम्प्ट करने वाले हो, तो वो R की वैल्यू फिजिक्स में भी उतनी रहेगी, केमिस्ट्री में भी वो उतनी रहने वाली है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। किसी एक पेपर में आपको R की वैल्यू दी है, दूसरे में नहीं दी है, तो वो चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, यूनिट। मतलब वो अभी लास्ट पार्ट में हमने एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पे 2 वैल्यू थी उसकी और वो कैलोरी में था, तो वो आंसर कैलोरी में है या फिर जूल में है वो आपको देखना है, यूनिट खाली। ओके, तो ये आया जूल, बट जो भी आंसर्स हमें दिए वो सब किलो जूल में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2.494 क्या आएगा आंसर, किलो जूल। देखो आसपास कौन आ रहा है, 2.5 इज द क्लोजेस्ट वन, राइट? तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे जाते थोड़ा। हाँ, ये वाला इन द रिएक्शन ये दिया है, सल्फर है प्लस 3/2 O2 हमने कंसिडर किया है, फिर SO3 है और उसमें जितनी भी हीट इन्वॉल्व है वो कितनी है, 2x है। ठीक है, 2x किलो जूल यूनिट के साथ दिया है उन्होंने। और एक रिएक्शन दी है SO2 प्लस हाफ O2, स्टेट्स नहीं मेंशन किए बट इट्स ओके, नॉट एन इशू। SO3 फॉर्म हो रहा है उसमें और इसमें हीट इन्वॉल्व है y किलो जूल। क्वेश्चन पूछा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कितना होगा। देखो SO2 क्या चाहिए हमें, फॉर्म होना चाहिए, SO2 फॉर्म होना चाहिए। तो अगर वो फॉर्म हो रहा है तो मतलब वो कौन सी साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, करेक्ट? तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि SO2 कहाँ पे है, 2 रिएक्शन में SO2 मुझे कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे है,
इस रिएक्शन में, बट वो कौन से साइड पे है, रिएक्टेंट की साइड पे, करेक्ट। तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की साइड पे लाना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे वो सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ आपको। 3/2O2 पहली रिएक्शन है, उसको वैसे ही वैसे के वैसे रखा। दूसरी रिएक्शन है, उसको खाली मैंने क्या किया, उल्टा किया। SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, SO3 कैंसिल हो जाएगा, वो रिएक्शन जब हम करते थे उनके एडिशन वगैरह, राइट। इधर क्या बचा, S बचा, फिर 3/2O2 इधर बचा, विच गिव्स मी SO2 प्लस हाफ O2। अब ये जो हाफ O2 है, सॉरी ये जो हाफ O2 है, उनको हम क्या कर सकते हैं, 3/2O2 के साथ माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 3/2O2 रिएक्टेंट साइड पे बड़ा कोएफिशिएंट है, और ये जो है वो उधर जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसीलिए वो इक्वेशन क्या आ जाएगा, S प्लस 3/2 माइनस 1/2, आंसर विल बी 1/2, हाफ O2 विल गिव मी SO2। सो अगर मुझे SO2 को तैयार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सल्फर लेना पड़ेगा, हाफ मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा O2 का, और मुझे SO2 मिल जाएगा, करेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड है, राइट। तो अब हमें क्या पूछा है कि इसके हीट के फॉर्मेशन, कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, तो उसकी जो हिंट है वो हमें यहाँ से लेनी है, राइट। तो अब देखो कि SO2 की जो साइड है, ये SO2 कहाँ पे है, सेकेंड रिएक्शन में है। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन, ये हुई सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में है, कितना है उसका, ये साइड जो है प्रोडक्ट की, उसमें हीट इन्वॉल्व है Y, राइट। और जो रिएक्टेंट की साइड है उसमें कितनी हीट इन्वॉल्व है, 2x, राइट। तो जो रिएक्शन है हमारी, वो क्या रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ SO2 है ना रिएक्शन। तो रिएक्शन की एंथैल्पी या फिर हीट हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, करेक्ट। तो प्रोडक्ट की कितनी है, Y, उसमें से माइनस करो 2x, यानी कि रिएक्टेंट की। देखो ऑप्शन है क्या, चलो ये ऑप्शन है, ठीक है, समझे। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको क्या करने हैं, ये नेसेसरी है, ओके। यहाँ पे गलतियां मत करना। तो अभी फिर से बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, 2021 का है, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस दिया है आपको, एंड फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ द गिवन रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन दिया है तो कैसे करेंगे, फॉर्मेशन दिया है इसका 46 किलो जूल पर मोल, किसका, अमोनिया गैस का। अब ये जो -46 वैल्यू आपको दी है, तो वहाँ पे मोल स्पेसिफाई किए उन्होंने, नहीं किए हैं, और रिएक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो दी है, बैलेंस करके दी है, नहीं है तो चेक कर सकते हो, आपको पता है कैसे करना है। तो अगर सिर्फ एक NH3 की वैल्यू है -46, तो 4 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो वो मल्टीप्लिकेशन आएगा -184, यूनिट विल रिमेन एज इट इज, किलो जूल पर मोल। चलो इनको तो हमने मोल की इसमें कन्वर्ट कर लिया। फाइंड आउट क्या करना है, रिएक्शन की कितनी है, ठीक है, रिएक्शन की कितनी है। तो हम कैसे करते हैं वो, रिएक्शन की एंथैल्पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की एंथैल्पी, राइट। प्रोडक्ट में कौन है हमारे, 4 मोल्स है अमोनिया के जो तैयार हुए हैं, उनकी टोटल हमने निकाल के रखी है, चलो डाल देते हैं, राइट। माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है, एक है नाइट्रोजन N2 फॉर्म, और दूसरा है हाइड्रोजन H2 फॉर्म, गैसियस फॉर्म। कभी भी देखो आजू बाजू में जो भी हवा होती है उसमें H2 गैस भी प्रेजेंट होता है, N2 गैस भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स है, वो जो भी कंपोनेंट्स है रिएक्टेंट के, वो क्या है, उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है। कभी भी याद रखो, उनकी अगर फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड है, मतलब क्या, नाइट्रोजन गैस ही होना चाहिए, कभी सॉलिड नहीं दिखता आपको आजू बाजू में, हाइड्रोजन भी गैस ही होना चाहिए, वो भी कभी सॉलिड दिखता नहीं है या फिर लिक्विड दिखता नहीं है। तो इसका मतलब वो अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। ऐसा जब होता है तो उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है वो हम कंसिडर करते हैं 0। तो मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन की भी हमने कंसिडर की 0 और हाइड्रोजन की भी कंसिडर की 0, तो जो रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी, 0। तो आपका काम आसान हो गया। क्या करना है, सिर्फ -184 यूनिट, तो हमने कुछ छेड़छाड़ की नहीं है उसके साथ, तो इट विल रिमेन एज इट इज। है क्या आंसर, चलो ए मिल गया आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन को कौन सा फैक्टर है जो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। अब देखो टेम्परेचर के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे टेम्परेचर वेरी होता है ऑब्वियसली हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, करेक्ट। तो ही अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शंस आपको मिल सकती है, राइट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, कि वो गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, कौन सा स्टेट है उसका वो भी मैटर करेगा। फिर फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, मुझे प्रोडक्ट अगर फिल्टर आउट करके तुरंत हम निकल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो मुझे तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। दैट्स वाई फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो मैटर्स। व्हाट डजंट मैटर,
इज पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब क्या बीच में कोई इंटरमीडिएट तैयार हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट आया है, या फिर और कुछ है, उससे कुछ लेना देना है हमें? बिल्कुल भी नहीं। सो व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, इसलिए वो उन्होंने क्या किया है, अपर केस में दिया है, नॉट, क्या अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो फिर जो आगे कंसेप्ट हम आते हैं एंट्रोपी पे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि हमारा सेकंड लॉ हमें वही बताता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज। ओके, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो आजू बाजू में बीच में भूकंप आते हैं, बहुत सारी नेचर जो है अपना खेल खेलता है, करेक्ट। तो जो भी है यूनिवर्स है, अपना एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस है, वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे टाइम आगे जाएगा रैंडमनेस है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो डेल्टा एस हम कैसे निकालेंगे? क्यू रिवर्सिबल लेंगे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैंने कंसिडर किया तो उसमें कितनी हीट इन्वॉल्व है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या कंसिडर कर रहे हो, उसका मेजर क्या है, डेल्टा एस। चलो डिटेल में देखते हैं कि क्यू आर ई वी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एट टेम्परेचर टी, और टेम्परेचर किस में हम मेजर करें, केल्विन में। सो इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सिस्टम क्या करेगी, हीट को लूज करेगी, विच इज गेन्ड बाय द सराउंडिंग। ऑब्वियसली सिस्टम ने दे दिया, कौन पकड़ लेगा उसको, सराउंडिंग पकड़ लेगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच सिस्टम की खुद की एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। वैसे ही डेल्टा एच सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मुझे डेल्टा एच सिस्टम के लिए निकालना पड़ेगा तो क्यू रिवर्सिबल विल बिकम डेल्टा एच विथ नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। वही सराउंडिंग के लिए करना पड़ेगा, तो सराउंडिंग क्या कर रही है, उसी हीट को ले रही है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है कि वो एब्जॉर्ब कर रही है सिस्टम। ओके, तो अगर उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया हमने, और सराउंडिंग के केस में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या कर रहा है, हीट दे रहा है ना, मतलब सराउंडिंग छोड़ेगा तो ही सिस्टम लेगा, करेक्ट। तो ऐसा वो दोनों में ट्रांजैक्शन है। चलो फिर सेकंड लॉ का इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट देखा था, इक्वेशन हमें क्या बताता है कि टोटल अगर डेल्टा एस मुझे निकालनी है टोटल, तो उसमें मुझे क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सिस्टम भी कंसिडर करना पड़ेगा और सराउंडिंग भी। तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम में कितना हो रहा है और सराउंडिंग में कितना हो रहा है, उनकी एडिशन में करूंगी, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा एस टोटल जो है वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है मतलब वो क्या कर रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस जा रहा है तो मतलब वो रिएक्शन डेल्टा एस क्या दिखा रहा है मुझे, ग्रेटर देन 0, मतलब एंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा है, विच मीन्स द सिस्टम और वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज फॉलोइंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, करेक्ट। सो डेल्टा एस यहाँ पे फिर वो टर्म्स एक्सप्लेन की है। गिब्स फ्री एनर्जी पे हम जाते हैं, उसको डेफिनेशन ही क्या है उसका, गिब्स फ्री एनर्जी कितनी बची, तो जितनी हमने एंथैल्पी के लिए यूज की है, माइनस टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने, एंट्रोपी। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एंट्रोपी है, टेम्परेचर मैं इधर लेके गई तो मुझे क्या मिलता है, हीट, करेक्ट। तो ये हीट मतलब ही क्या होता है, दूसरा एनर्जी। तो ये जो कंपोनेंट है वो वाला है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एंट्रोपी का फैक्टर कंसिडर किया। अगर मुझे चेंज देखना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो हमने इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर कंसिडर नहीं किया है, बट हम क्या देख रहे हैं, एंट्रोपी में चेंज कितना आया है, ठीक है। सो गिव्स एनर्जी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन अगर हमें देखना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे, डेल्टा जी जीरो क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, माइनस आर टी एल एन क्यू। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन की है, क्यू जो है वो क्या है, रिएक्शन का कोशेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं एग्जांपल्स पे। इससे पहले थोड़ा एक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड है तो हम क्या करते हैं, उसके माथे पे 0 लगा देते हैं, करेक्ट। तो उसको उसका ये क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम बोलते हैं तो दैट बिकम्स के सी और के पी, ठीक है। तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी टू द बेस 10। ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है ना वर्क के जैसा, राइट। सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर कंसिडर नहीं किया है, बट हमने क्या किया है, के सी एंड के पी को देखा है। अब ये देखो नीचे क्या करेंगे, के सी के जगह पे के पी लिख देंगे। के सी एंड के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो सी मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया है, और पी मतलब क्या, प्रेशर कंसिडर किया है।
आर गैस कांस्टेंट है आपका 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट, और टेम्परेचर जो है वो हमने केल्विन में दिखाया है। चलो सीडी का 2015 का क्वेश्चन है जो पूछता है हमें कि चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 नीचे दिए हुए रिएक्शंस के लिए कहाँ होगी। हर एक रिएक्शन ठीक से समझ लो। अब रिएक्शन में जब हम बोलते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब क्या, रैंडमनेस बढ़ रहा है, सिस्टम जो है वो केओटिक हो रही है, करेक्ट। तो अगर मैं एक रिएक्टेंट लेती हूँ, उसका कन्वर्जन अगर मुझे 2 प्रोडक्ट में मिलता है, क्या हुआ देखो, 3 केसेस डिस्कस करेंगे। एक रिएक्टेंट लिया, उसका मुझे क्या मिला, 2 प्रोडक्ट्स मिला, तो फाइनली क्या हुआ, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या है, डिसऑर्डरनेस कितना बढ़ा। यहाँ पे क्या है, सिंगल कंपोनेंट है, यहाँ पे कितने हैं, 2 कंपोनेंट है। तो जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम जाते हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ गए। ऐसा अगर होता है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव एंट्रोपी आई, रैंडमनेस बढ़ा ना, इसीलिए पॉजिटिव एंट्रोपी आई, करेक्ट। उल्टा केस ले लेते हैं, मैंने क्या किया, 2 रिएक्टेंट्स लिए और उसमें से मुझे एक ही प्रोडक्ट मिला। क्या हुआ, अभी 2 रिएक्टेंट से एक चीज बन गई, 2 से 1 बन गई चीजों में, और जो सिस्टम है उसमें ऑर्डर आ गई। जितनी ज्यादा ऑर्डर उतना क्या हुआ, एंट्रोपी कम हुई। मतलब डेल्टा एस है वो क्या है, लेस देन 0। अगर वो सेम रहा, फॉर एग्जाम्पल सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट मिला, कोई चेंज नहीं है एंट्रोपी में, इट बिकम्स 0। तो ये होती है एंट्रोपी की उसके पीछे का इंटरप्रिटेशन। हमें पूछा क्या है कि चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 कब आएगी। तो कब चाहिए हमें लेस देन 0, कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट मुझे नंबर ऑफ जो एंटिटीज़ है प्रोडक्ट में वो कम मिले। अब देखो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन हो रहा है, जैसे हमने कैम्फर का थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वैसे ही आयोडीन सब्लिमेट हो रहा है। मतलब क्या होगा, सॉलिड आयोडीन है, सडनली क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आयोडीन सॉलिड है और आयोडीन का क्या हो गया, गैस हो गया। एक कंपोनेंट है, इधर भी एक ही कंपोनेंट है, नो चेंज इन एंट्रोपी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स तैयार हो रहे हैं। H2 जो है वो 2H में आ रहा है, राइट, तो उसमें क्या हुआ, 1 से 2 बन रहे, नॉट ट्रू, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्या होगा फॉर्मेशन में, हमें पता है H2 एंड O2 दोनों मिलके हमें क्या बनाते हैं, H2O देते हैं, राइट। वो बैलेंस नहीं किया तो भी चलेगा, बस हमें पता क्या करना है यहाँ पे कि 2 कंपोनेंट से 1 बन रहा है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये रिएक्शन कल हमने देखी थी, CaO बनता है और CO2 बनता है, 1 से 2 बन रहे, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, नहीं चलेगा। कौन सा ऐसा रिएक्शन है, सिर्फ ये वाला रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसमें एंट्रोपी घट रहा है। इसीलिए देखो बच्चों कि नेचर का कमाल देखो कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमें देता है वो है वाटर। लाइफ सेवर बच्चों, लाइफ सेवर, राइट। तो लिक्विड स्टेट में वो भी स्टेट भी चेंज कर दिया, तो ऑर्डर में लेके आए ना हमारे नेचर, तो इसीलिए आंसर इज सी, जहाँ पे एंट्रोपी क्या है, लेसर है, लेस देन 0 है। ठीक है, फिर क्राइटेरिया आपको पहचानना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होती है तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड लॉ उसने फॉलो करना चाहिए। बट डेल्टा जी का क्राइटेरिया जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो होता है लेस देन 0। गिब्स फ्री एनर्जी जो है, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे ये इस प्रकार से आना चाहिए कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो ही आपको क्या मिलेगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मिलेगी। ठीक है, सो आइस एंड वाटर आर एट इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है यहाँ पे, आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। डेल्टा एच दिया है इस पूरे प्रोसेस का, रिएक्शन दी है आगे सॉलिड टू लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बात याद रखो कि इक्विलिब्रियम जब होता है, इक्विलिब्रियम जब होता है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्या डिस्कस किया, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। उल्टी केस ले लो, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर वो इक्वल टू 0 है, डेल्टा जी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिएक्शन में मिल गया भाई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है एग्जैक्टली, जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट बचा है रिएक्शन में। वही उन्होंने बोला है कि आइस जितना तैयार हुआ है उतना भी वाटर भी है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, मतलब डेल्टा जी क्या हो गया, 0। ये ऊपर वाला इक्वेशन, उधर 0 सब्सटीट्यूट कर दो, डेल्टा एच माइनस क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस को इधर लेके आओ, तो डेल्टा एच बचेगा टी डेल्टा एस। तो इक्विलिब्रियम है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने थर्मोडायनामिक्स कवर कर लिया है ऑलमोस्ट पूरा।
आपको कुछ भी डाउट्स होंगे इन तीनों पार्ट्स में, ध्यान से देखिए उसको, और यू कैन लाइक कमेंट योर डाउट्स, या फिर ईमेल आईडी भी हमने दिया है, टेलीग्राम का हमारा चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई होगी, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, एंड फिर उसको शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।